फरवरी 1959 सोवियत यूनियन के यूराल माउंटेन्स में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर की मौत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची तो उन्हें एक टेंट मिला, लेकिन उस टेंट का दरवाजा बंद था। टेंट को अंदर से चाकू से काटा गया था। टेंट के अंदर बूट्स, जैकेट्स, खाना और सारा सामान पड़ा था, लेकिन बाहर बर्फ पर सिर्फ मोजे या नंगे पैरों के निशान थे। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे 2 हाइकर्स की लाश मिली। 3 और लोग टेंट की तरफ लौटते हुए रास्ते में जम गए। बाकी 4 लोग 2 महीने बाद गहरी बर्फ के नीचे मिले। उनमें से एक की पसलियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि जैसे बहुत जोर की टक्कर लगी हो। एक के सर की हड्डी टूट गई थी और एक महिला हाइकर की जीभ ही गायब थी। ना किसी दूसरे इंसान के पैरों के निशान, ना किसी जानवर के निशान और ना ही किसी हत्या का सबूत। फिर एक ही रात में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर के साथ क्या हुआ? आज 65 साल बाद भी द्यातलाव पास इंसिडेंट दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। 53 years ago, 9 people set up camp in the Ural Mountains in Russia. It had become known as the Dyatlov Pass incident. ये कहानी जनवरी 1959 से शुरू होती है। उस समय दुनिया कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। उस वक्त सोवियत यूनियन में मिलिट्री से जुड़ी ज्यादातर जानकारी गुप्त रखी जाती थी। इस वजह से बाद में जब ये हादसा हुआ तो कई लोगों ने सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट पर भी शक किया। लेकिन उस वक्त कुछ स्टूडेंट सिर्फ एक मुश्किल माउंटेन ट्रैक के लिए निकले थे। इस टीम का लीडर था आइगोर द्यातलाव। वो यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में रेडियो इंजीनियरिंग का 23 साल का स्टूडेंट था। आइगोर को माउंटेन ट्रैकिंग का काफी अनुभव था और वो पहले भी कई मुश्किल एक्सपीडिशन कंप्लीट कर चुका था। उसकी टीम में कुल 10 लोग थे। ये सब नए ट्रैकर्स नहीं थे। लगभग सभी को विंटर ट्रैकिंग और स्कीइंग का अच्छा अनुभव था। उनका मकसद कैटेगरी 3rd लेवल की ट्रैकिंग चैलेंज को पूरा करना था। उस दौर में इसे सोवियत यूनियन की सबसे मुश्किल ट्रैकिंग कैटेगरीज में से एक माना जाता था। ये चैलेंज पूरा करने के बाद इन्हें एडवांस्ड माउंटेनियरिंग सर्टिफिकेट मिलना था। 23 जनवरी 1959 को टीम ट्रेन से निकली। सफर के दौरान सब लोग गाना गा रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे और अपनी डायरी में हर दिन की बातें लिख रहे थे। आज भी उन डायरीज की वजह से हमें पता चलता है कि शुरू के दिन बिल्कुल आम थे। ट्रेन के बाद बस, फिर ट्रक और उसके बाद स्कीइंग करते हुए टीम धीरे धीरे यूराल माउंटेन की तरफ बढ़ने लगी। उनकी आखिरी मंजिल थी ओटोटन माउंटेन, लेकिन उससे पहले उन्हें एक और पहाड़ पार करना था। उस पहाड़ का मानसी नाम था खौलत सियाखल। इसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ द डेड। ये नाम सुनने में डरावना लगता है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इसका मतलब ये नहीं था कि पहाड़ शापित या हॉन्टेड था। इस जगह पर शिकार के लिए जानवर बहुत कम मिलते थे, इस वजह से इसका ये नाम पड़ा था। सफर के कुछ दिन बाद टीम के एक मेंबर यूरी युद्दीन की तबीयत खराब होने लगी। उनके जॉइंट्स में बहुत तेज दर्द था, इसलिए उन्होंने बीच में ही वापस लौटने का फैसला किया। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला उनकी जान बचा देगा। यूरी युद्दीन एक्सपीडिशन के एकलौते जिंदा बचने वाले मेंबर थे। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें जिंदगी भर इस बात का दुख रहा कि वो अपने दोस्तों के साथ नहीं थे। अब टीम में सिर्फ 9 लोग बचे थे। सब लोग तस्वीरें ले रहे थे, बर्फ पर स्कीइंग कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। उनकी डायरी में लिखा था कि मौसम थोड़ा खराब था, लेकिन किसी को किसी बड़े खतरे का एहसास नहीं था। आज जब उन तस्वीरों को देखा जाता है तो यकीन करना मुश्किल होता है कि कुछ ही दिन बाद इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। 31 जनवरी को टीम एक जंगल के पास पहुंची। यहाँ उन्होंने अपना कुछ एक्स्ट्रा सामान छुपा दिया ताकि वापस आते वक्त उन्हें कम बोझ उठाना पड़े। 1 फरवरी को मौसम अचानक खराब हो गया। तेज हवा, लगातार बर्फ गिरना और देखने की दूरी लगभग खत्म हो गई। इसी दौरान टीम रास्ता भटक गई और खौलत सियाखल की ढलान पर पहुंच गई। आमतौर पर वो जंगल के अंदर कैंप लगा सकते थे जहां तेज हवा से भी कुछ बचाव हो जाता, लेकिन आइगोर द्यातलाव ने शायद पहाड़ की ढलान पर ही टेंट लगाने का फैसला किया। इस फैसले की असली वजह आज तक पक्की तरह पता नहीं चल सकी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो ऊंचाई कम नहीं करना चाहते थे, जबकि कुछ के मुताबिक खराब मौसम और कम दिखाई देने की वजह से उन्होंने वहीं पर कैंप लगा दिया। ये उनकी जिंदगी का आखिरी कैंप था। आइगोर द्यातलाव ने एक्सपीडिशन पर निकलने से पहले अपने इंस्टीट्यूट को बताया था कि वो सफर पूरा होते ही एक टेलीग्राम भेजेगा, लेकिन दिन बीत गए और कोई मैसेज नहीं आया। शुरू में किसी को ज्यादा चिंता नहीं हुई। उस दौर में माउंटेन ट्रैक के दौरान कुछ दिन की देरी होना आम बात थी, लेकिन जब काफी दिन गुजर गए और टीम का कोई पता नहीं चला, तब उनके परिवार और इंस्टीट्यूट ने तलाश शुरू करने का फैसला किया। 20 फरवरी 1959 को ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स की टीम पहाड़ों में पहुंची। उसके बाद मिलिट्री के रेस्क्यू टीम भी सर्च में शामिल हो गए। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। सबको सिर्फ इतना पता था कि द्यातलाव ग्रुप को आखिरी बार खौलत सियाखल के आसपास देखा गया था। कई दिन तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। फिर 26 फरवरी 1959 को सर्च टीम को पहाड़ की ढलान पर एक टेंट दिखाई दिया। ये वही टेंट था जिसमें द्यातलाव ग्रुप ने अपनी आखिरी रात गुजारी थी। जब रेस्क्यूअर्स टेंट के पास पहुंचे तो टेंट अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। बर्फ ने उसे आधा ढक दिया था,
लेकिन वो पूरी तरह तबाह नहीं हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि टेंट का मेन एंट्रेंस बंद था, लेकिन टेंट के साइड में बड़े बड़े कट्स थे। बाद की जांच में पता चला कि ये कट्स टेंट के अंदर से चाकू से किए गए थे, यानी टेंट के अंदर मौजूद लोगों ने खुद टेंट काट कर बाहर निकलने का फैसला किया था। टेंट के अंदर सब कुछ लगभग वैसे ही पड़ा था, बूट्स, हेवी जैकेट्स, ग्लव्स, खाना, कैमरास, डायरीज और बाकी निजी सामान। इसका मतलब था कि सब लोग बहुत जल्दी में टेंट छोड़कर निकले थे। उस रात का तापमान लगभग -25 से -30 डिग्री सेल्सियस था। ऐसी ठंड में कुछ ही देर में शरीर का तापमान खतरनाक हद तक गिर सकता है। इसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। टेंट से नीचे की तरफ बर्फ पर पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। ये निशान किसी भागते हुए ग्रुप जैसे नहीं लग रहे थे। कुछ लोग सिर्फ मोजे पहने हुए थे, कुछ के पैर में सिर्फ एक बूट था और कुछ बिल्कुल नंगे पैर चल रहे थे। सबसे अजीब बात ये थी कि पैरों के निशान सीधी लाइन में थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग घबराहट में भाग रहे थे, वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर ऐसी कौन सी बात हुई थी जिसने उन्हें टेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सर्च टीम उन्हीं पैरों के निशान का पीछा करते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल तक पहुंची। वहां एक बहुत बड़ा सेडार का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे 2 हाइकर्स की लाशें मिली। यूरी दोरोशिंको और जॉर्जो क्रोविनिशिंको दोनों के शरीर पर बहुत कम कपड़े थे। उनके पास जलाई गई छोटी सी आग के निशान भी मिले। पेड़ की शाखाएं लगभग 4 से 5 मीटर की ऊंचाई तक टूटी हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि शायद उनमें से किसी ने पेड़ पर चढ़कर टेंट की तरफ देखने की कोशिश की थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मौत का सबसे बड़ा कारण हाइपोथर्मिया था। सेडार के पेड़ और टेंट के बीच सर्च टीम को 3 और लाशें मिली। सब अलग अलग जगह पर पड़ी थी, लेकिन तीनों का रुख टेंट की तरफ था। ये थे आइगोर दयातलोव, जिनेदा कोल्मोगोरोवा और रुस्तम सुलोबुद्दीन। ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी तरह टेंट तक वापस पहुंचना चाहते थे, लेकिन तेज ठंड और कमजोर होते शरीर ने उन्हें रास्ते में ही गिरा दिया। रुस्तम के सिर की हड्डी में फ्रैक्चर था, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि ये चोट अकेली उनकी मौत की वजह नहीं बनी। उनकी मौत भी ज्यादा ठंड लगने की वजह से हुई थी। अब तक 5 बॉडीज मिल चुकी थी, लेकिन 4 लोग अभी भी लापता थे और असली मिस्ट्री अब शुरू होने वाली थी। मार्च और अप्रैल में भी तलाश जारी रही, लेकिन गहरी बर्फ की वजह से सर्च बहुत मुश्किल हो गई। आखिरकार मई 1959 में एक गहरी बर्फ से भरी खाई में बाकी 4 हाइकर्स की लाशें मिली और यहीं से ये केस और भी रहस्यमय बन गया। इन चारों की हालत बाकी 5 लोगों से बिल्कुल अलग थी। कुछ की पसलियां बुरी तरह टूट चुकी थी और एक के सर की हड्डी टूट गई थी और लियोडमिला डुबिनिना की जीभ गायब थी, उसकी आंखें भी नहीं थी और एक हाइकर की आंखें भी गायब मिली। उस वक्त कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद किसी ने उन पर हमला किया था, लेकिन बाद में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि जीभ और आंखों का गायब होना ज्यादा संभव है कि लाश के धीरे धीरे गलने और जंगली जानवरों की वजह से हुआ हो। एक बात अब भी समझ के बाहर थी, उनके शरीर की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी जैसे बहुत जोर की टक्कर लगी हो, लेकिन शरीर के बाहर गहरे घाव बहुत कम थे। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई और रिपोर्ट सामने आई तो लोगों को जवाब कम और सवाल ज्यादा मिले। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था कि हाइकर्स की मौत एक ऐसी ताकत की वजह से हुई जिसे वो रोक नहीं सके, लेकिन वो ताकत क्या थी इसका जवाब रिपोर्ट में नहीं दिया गया था। इसी एक बात ने अगले कई सालों तक इस केस को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में शामिल कर दिया। The Dyatlov Pass incident. There's a very famous mystery called the Dyatlov Pass incident that The Dyatlov Pass incident. सबसे पहली और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी थी अवलांचे, यानी पहाड़ से बर्फ का खिसकना। इस थ्योरी के मुताबिक रात में टेंट के ऊपर बर्फ की एक सख्त परत खिसक गई। हाइकर्स को लगा कि किसी भी वक्त और ज्यादा बर्फ उनके ऊपर गिर सकती है। इस डर में उन्होंने टेंट को अंदर से काटा और तुरंत बाहर निकल गए। लेकिन इस थ्योरी पर भी कई सवाल उठाए गए। अगर अवलांचे हुई थी तो टेंट पूरी तरह बर्फ के नीचे क्यों नहीं दबा और बर्फ पर बने पैरों के निशान इतने साफ कैसे बच गए। इन्हीं सवालों की वजह से कई सालों तक लोगों ने इस थ्योरी को नहीं माना। 1959 में कोल्ड वॉर चल रही थी। सोवियत यूनियन कई नए मिलिट्री हथियारों के टेस्टिंग कर रहा था। इसी वजह से कुछ लोगों ने कहा कि शायद उस रात किसी सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट का असर दयातलोव ग्रुप पर पड़ा। एक थ्योरी पैराशूट्स माइन की भी थी। ये ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो जमीन तक पहुंचने से पहले हवा में फट जाते हैं। इनके ब्लास्ट से बहुत तेज प्रेशर वेव बनती है। ये प्रेशर शरीर के अंदर की हड्डियों और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि बाहर ज्यादा निशान नहीं दिखते। ये बात कुछ इंजरीज से मिलती जुलती जरूर लगती थी, लेकिन इस थ्योरी को साबित करने वाला कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला। ना ब्लास्ट का निशान, ना मिलिट्री रिकॉर्ड्स और ना ही किसी भरोसेमंद गवाह का बयान। इसलिए आज भी इसे सिर्फ एक थ्योरी माना जाता है। समय के साथ इस केस को लेकर और भी अजीब कहानियां सामने आई। किसी ने कहा येती ने हमला किया, किसी ने एलियंस की बात की, कुछ लोगों ने आसमान में अजीब नारंगी रोशनी देखने का दावा भी किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ना किसी अजीब जीव के निशान मिले, ना किसी यूएफओ का सबूत। आज एक्सपर्ट्स इन थ्योरीज को सच नहीं मानते।
आज भी कुछ सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। हाइकर्स ने टेंट किस पल छोड़ा? उन्हें जैकेट्स और बूट्स पहनने का वक्त क्यों नहीं मिला? क्या उन्हें सिर्फ बर्फ का डर था या कोई और वजह भी थी? शायद इन सवालों का पूरा जवाब कभी ना मिले, लेकिन जितने भी सबूत आज तक मिले हैं उन्हें देखते हुए ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ना कोई येती था, ना कोई एलियंस, और ना ही किसी सीक्रेट मिलिट्री अटैक का पक्का सबूत मिला। सबसे मजबूत एक्सप्लेनेशन ये है कि बर्फ की खिसकती हुई परत, उसके बाद जान बचाने के लिए लिया गया फैसला, और फिर हड्डियां जमा देने वाली ठंड, इन सब ने मिलकर नौ जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी।